क्रैश कोर्स वीडियो लेक्चर 12th। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने वीडियो लेक्चर 11 तक कंप्लीट किया है। आई होप आप लोग सभी वीडियो को बारी बारी से देखे होंगे और वीडियोस को देखने के बाद आपने नोट किया होगा, फिर उसको याद कर लिया होगा। तो चलिए आज की क्लास में आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर नंबर 12th, आज हम लोग पोएट्री सेक्शन से पोएम पढ़ने वाले हैं। पोएम का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फर्स्ट। अभी तक हम लोग दो कविता को समाप्त कर चुके हैं। हमने पहला कविता समाप्त किया स्वीटेस्ट क्लब आई डू नॉट गो, दूसरा कविता हमने समाप्त किया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग तीसरा कविता को देखेंगे जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। डियर स्टूडेंट, जब भी हम लोग कोई कविता स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हेडिंग को समझते हैं। हेडिंग के बाद फिर कवि के बारे में जानते हैं, फिर समरी लिखते हैं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव्स। बात अगर हम लोग क्वेश्चन आंसर या एक्सप्लेनेशन की करें तो वो हम लोग बाद में अलग से करेंगे, अलग वीडियो लेक्चर में। चलिए, तो हमारा कविता का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। सबसे पहले समझते हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब क्या होता है। तो याद रहे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। तो आप ही सोचिए कि ये जो पत्ता है वो झड़ता कहां से है? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधा कहां होता है? तो प्रकृति में होता है। अर्थात हेडिंग से ही पता चल रहा है कि ये जो कविता है नेचर से संबंधित है, ये जो कविता है प्रकृति से संबंधित है। इसलिए याद रहे, इस कविता को आप नेचर पोएम बोलेंगे। तो आपका कविता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, और याद रहे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट यह एक नेचर पोएम है। एग्जाम में पूछ लेगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ डैश पोएम, आप बोलेंगे नेचर पोएम। एनी प्रॉब्लम? चलिए, और याद रहे इस कविता में कवि प्रकृति का उदाहरण देकर मानव जीवन के बारे में बताया है। तो कवि ने इस कविता में प्रकृति का उदाहरण देकर, पेड़ पौधों का उदाहरण देकर मानव जीवन के बारे में बताया है। एक बात याद रखिएगा, नो टीचर इज ग्रेटर देन नेचर। जी हां, नो टीचर इज ग्रेटर देन नेचर। नेचर से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। प्राचीन समय में ऋषि मुनि, साधु संत जंगलों में जाकर क्या करते थे? तो याद रहे, वो नेचर से सीखते थे, और नेचर से डीपली अध्ययन करने के बाद वो हमारे समाज में आते थे। इंसानी समाज में आकर लोगों को बताते थे कि हकीकत ये है। तो ईश्वर ने सीखने का स्रोत, ईश्वर ने सीखने का माध्यम जो है वो प्रकृति को दिया। तो याद रहे, नो टीचर इज ग्रेटर देन नेचर। नेचर से बड़ा कोई टीचर नहीं होता। इस कविता में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। इस कविता में प्रकृति का उदाहरण देकर मानव जीवन के बारे में बताया है। तो भाई, मानव जीवन के बारे में क्या बताया है? तो याद रहे, मानव जीवन के बारे में बताया है कि मानव मृत्यु को लेकर जो परेशान रहता है, तनावग्रस्त रहता है, इन्हीं बातों को यहां पर इस कविता में बताया गया है। तो याद रहे, कविता का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नेचर पोएम है, W.H. ऑडेन ने लिखा है। और याद रहे, W.H. ऑडेन ज्यादातर कविता जो है राजनीति के ऊपर लिखते थे, इसलिए W.H. ऑडेन को पॉलिटिकल पोएट कहा जाता है। हेडिंग हमने समझा, आइए देखते हैं कवि के बारे में। चलिए, सबसे पहले 12th इंग्लिश क्रैश कोर्स वीडियो लेक्चर 12 बुक है रेनबो पार्ट 2। रेनबो पार्ट 2 से आपका कविता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नहीं, हेडिंग समझ चुके हैं, जानते हैं हम लोग कवि के बारे में। तो याद रहे, पोएट नेम, कवि का नाम है W.H. ऑडेन। टाइप पॉलिटिकल पोएट, ये ज्यादातर कविता राजनीति के ऊपर लिखे हैं। नहीं, तो इसलिए ये क्रिटिक्स थे, आलोचक भी थे, तो याद रखेंगे पॉलिटिकल पोएट थे। इसका जन्म हुआ है 1907 इंग्लैंड में। 1907 ईस्वी में इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ है ना। डाइड, मृत्यु कब हुई? तो 1973 है ना, 1973 इन अमेरिका। अब आप बोलोगे कि 1907 में इंग्लैंड में जन्म हुआ और 1973 में अमेरिका में मर गया। जी हां, ऐसा ही हुआ था। 1907 में इंग्लैंड में जन्म हुआ। जन्म लेने के बाद अपना आधा जिंदगी बिताया इंग्लैंड में। फाइनली 1939 में W.H. ऑडेन इंग्लैंड को सदा के लिए छोड़कर परमानेंटली अमेरिका में बस गया था। जी हां,
1939 में W.H. ऑडेन ने इंग्लैंड को हमेशा के लिए छोड़कर अमेरिका में परमानेंटली सेटल हो गया था। इसलिए याद रखिएगा, ये जो W.H. ऑडेन है ना, इसका जितना भी रचना है, इसका जितना भी कहानी कविता है, जो भी चीज है, ये 2 खंडों में बटा हुआ है। ऑल द वर्क्स ऑफ W.H. ऑडेन आर डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। तो W.H. ऑडेन की सभी रचनाओं को 2 फेज में, 2 भाग में बांटा गया है। इंग्लैंड में रहकर जो लिखा वो ब्रिटिश फेज कहलाया, और अमेरिका जाने के बाद जो भी लिखा वो अमेरिकन फेज कहलाता है। आपका एग्जाम में पूछ लेगा कि वह कौन ऐसा कवि है जिसके रचनाओं को अमेरिकन फेज और ब्रिटिश फेज में बांटा गया है, तो याद रहे W.H. ऑडेन। और W.H. ऑडेन का फुल फॉर्म होता है वेस्टर्न हग ऑडेन, याद रखेंगे। चलिए, वेल नोन एज W.H. ऑडेन क्या क्या थे, किन किन क्षेत्रों में काम किया, तो याद रहे, कवि थे, पोएट, ड्रामाटिस्ट थे, नाटककार, ट्रांसलेटर थे, अनुवादक, एडिटर थे, संपादक, और क्रिटिक्स थे, आलोचक। तो याद रहे, W.H. ऑडेन जो है पोएट भी थे, ड्रामाटिस्ट भी थे, ट्रांसलेटर भी थे, एडिटर भी थे, और क्रिटिक्स भी थे। W.H. ऑडेन जो का प्रसिद्ध रचना कौन कौन सा है, तो डांस ऑफ डेथ, द ओरेटर, लुक स्ट्रेंजर, अनदर टाइम, द एज ऑफ एंग्जाइटी, द शील्ड ऑफ एक्लिस, ये सब प्रसिद्ध किताब, ये सब प्रसिद्ध रचना है W.H. ऑडेन का। तो याद रहे, कोई भी कविता हम लोग जब पढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहले हेडिंग को समझते हैं। आपका हेडिंग है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, है ना, और नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब होता है अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। यह एक नेचर पोएम है, इसे W.H. ऑडेन ने लिखा है। W.H. ऑडेन पॉलिटिकल पोएट थे। इसका जन्म 1907 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ, मृत्यु 1973 ईस्वी में अमेरिका में हुआ। 1939 में ये इंग्लैंड को हमेशा के लिए छोड़कर अमेरिका में परमानेंटली सेटल हो गए थे। W.H. ऑडेन की अगर बात करें तो पोएट थे, ड्रामाटिस्ट थे, ट्रांसलेटर थे ना, एडिटर थे, क्रिटिक्स थे। इसकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन है, तो डांस ऑफ डेथ, द ओरेटर, लुक स्ट्रेंजर, अनदर टाइम, द एज ऑफ एंग्जाइटी, द शील्ड ऑफ एक्लिस, ये सभी इसका प्रसिद्ध किताब है। याद रहे, इसको अच्छे से नोट कर लेना है, नोट करके याद कर लेना है, क्योंकि यहां से काफी ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप क्लियर कर लेंगे। चलिए, कविता को का हेडिंग हमने समझ लिया। हेडिंग के बाद फिर हम लोगों ने कवि के बारे में जाना। तो हेडिंग और कवि के बारे में हम लोग जान चुके हैं, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, कविता का समरी को देखते हैं। चलिए, कविता के समरी को देखने से पहले आइए कविता पर एक झलक, थोड़ा सा चर्चा हो जाए। तो याद रहे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एक बहुत ही सुंदर नेचर पोएम है। इस पोएम को W.H. ऑडेन ने लिखा है। इस पोएम में W.H. ऑडेन प्रकृति का उदाहरण देकर मानव जीवन के बारे में बताए हैं। W.H. ऑडेन बताते हैं कि पतझड़ के मौसम में जब पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं, तो वो पत्ता झड़ने के बाद उस पेड़ के इर्द गिर्द जो छोटा छोटा पौधा होता है ना, उसके लिए वो पतझड़ का मौसम यमराज बन जाता है, उसकी खुशियां छीन जाती है। लेकिन याद रहे, क्या वो छोटा छोटा पौधा जो है वो जिंदगी जीना छोड़ देता है? बिल्कुल नहीं, वो संघर्ष करता है। संघर्ष करके फिर उस मुसीबत के परत को भेद कर बाहर निकल जाता है। याद रहे, हम मानव जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम मानव जीवन के में भी मुसीबत आता है, हमें भी उस मुसीबत को झेलकर बाहर निकलने की प्रेरणा वहां से मिलती है। मैंने कहा था अभी कुछ समय पहले कि नेचर से बड़ा कोई टीचर नहीं होता। एक बात याद रहे, पेड़ों से एक एक कर पत्ते झड़ते हैं और धीरे धीरे पेड़ बंजर पड़ जाता है। सेम उसी तरह हम इंसान हैं, हमारे जीवन से भी एक एक दिन झड़ रहा है, अर्थात हम मृत्यु की ओर अग्रसर हैं, अर्थात हम बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं। एक दिन हम बूढ़े हो जाएंगे और हम मर जाएंगे। कवि कहते हैं कि जिस तरह वो पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ बंजर पड़ जाता है, उन पत्ते ना पेड़ बंजर पड़ जाता है, क्या फिर वो हमेशा के लिए बंजर रह जाता है? नहीं, फिर उसमें नए पत्ते आते हैं, फिर हरियाली आ जाती है। अर्थात क्या हम इंसान के मर जाने के बाद प्रकृति बंजर पड़ जाएगा या हमारा परिवार बंजर पड़ जाएगा? ऐसा नहीं है। हम मरेंगे तो दूसरा आएगा। मिलना और बिछड़ना, जन्म लेना और मरना, ये प्रकृति का नियम है।
हम इंसान को मृत्यु को लेकर तनावग्रस्त बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मृत्यु हमारा नसीब है, मृत्यु हमारा अंतिम लक्ष्य है। हर किसी को एक दिन मरना ही है, बचने का 0.1% चांस नहीं है। तो फिर मौत को लेकर हम तनावग्रस्त क्यों हो जाएं? जब मरना ही है तो जब तक मरेंगे नहीं तब तक अपने जीवन को बेहतर तरीके से क्या करेंगे? एंजॉय करेंगे। याद रहे, आप पीछे मुड़कर देखिए, सैकड़ों मरे पड़े हैं, अर्थात आपसे पहले जो भी आए सब मरा। आगे लास्ट पेटी आपका इंतजार कर रहा है। ऐ मानव, तुम्हारा अंतिम लक्ष्य, ऐ मानव, मृत्यु तुम्हारा किस्मत है। एक दिन हर किसी को मरना है। मृत्यु हमारा नसीब है। जब मृत्यु हमारा नसीब ही है पर मरना तय ही है, बचने का कोई चांस नहीं है। आज तक जो भी आया मरा, हमें भी मरना है। तो मृत्यु को एक तरह से मुद्दा बनाकर हमें अपने जीवन को बर्बाद नहीं करनी चाहिए। हमें अपने जीवन के एक एक पल को जीनी चाहिए। ये कविता हमें ये सीख देती है। कवि कहता है कि प्रेम एक झूठी धारणाएं है। जानते हो क्यों? प्रेम झूठी धारणाएं इसलिए है क्योंकि प्रेम में वादे पूरे नहीं होते, खासकर यमराज के मामले में। तो कवि जो है उसका मानना है कि प्रेम एक झूठी धारणा है, एक झूठी सोच है, क्योंकि प्रेम में वादे पूरे नहीं होते, खास करके यमराज के मामले में। इस कविता की अगर हम लोग बात करें तो इस कविता में कवि कहते हैं कि इस संसार में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज टेम्पोररी। तो ये संसार में कोई भी चीज सदा के लिए नहीं है। जो भी चीज आया है सबको जाना है। तो नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज टेम्पोररी। इसलिए इस टेम्पोररी वर्ल्ड में परमानेंट डिसीजन नहीं लेनी चाहिए। अर्थात हर चीज को एक दिन फना होना है, तबाह होना है, बर्बाद होना है, मर जाना है। हमें भी मरना है। जब ये फाइनल ही है तो इससे डर कर, है ना, इससे एक तरह से डर कर क्यों जिंदगी जीना छोड़ दें। जीवन के अंतिम पल तक को हमें एंजॉय करनी चाहिए। हाँ, आपके मरने पर आपके लोग प्रभावित होंगे, लेकिन कितने दिनों तक? फिर धीरे धीरे उन लोगों की जिंदगी में खुशी का कोई न कोई वजह मिल जाएगा। देखा गया है कि किसी परिवार से अगर दादा डेथ किए हैं तो पोता आ गया है। हर किसी के उस जो खाली स्थान को है उसको भरने के लिए कोई आता ही आता है। जिस तरह इस कविता में कवि ने ट्रोल्स नामक प्राणी का चर्चा किया कि जब पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ बंजर पड़ जाता है, ट्रोल्स जो कि उसी पत्ते पर आश्रित रहता है, वो भोजन की तलाश में इधर उधर मारा फिरता है। क्या उसका जीवन बंजर हो जाता है? क्या उसके जीवन में गम हमेशा के लिए आ जाता है? बिल्कुल नहीं। फिर उस पौधों में फिर धीरे धीरे पत्ता आएगा, हरियाली आएगी। साथ ही साथ जो है ट्रोल्स के जीवन में भी हरियाली आ जाएगी। अर्थात ये कविता हमें सिखाता है कि मृत्यु को मुद्दा बनाकर अपनी जिंदगी को तनावग्रस्त नहीं बनाना है। जिंदगी के एक एक पल को एंजॉय करना है। ये गॉड गिफ्टेड लाइफ है, हमें इसको एंजॉय करनी चाहिए। चलिए समरी को देखते हैं। तो कवि इस प्रकार का कविता है। कविता एक्चुअली दिल की गहराई में घुसकर उसके पेंदी से निकाला गया फीलिंग्स को कविता बोलते हैं। तो याद रहे, कविता में फीलिंग्स वाली बातें होती है, आपको समझना पड़ेगा। कविता कुछ टीचर जो है लाइट पढ़ा देता है, कुछ डीपली पढ़ाता है। चलिए इसके समरी को देखते हैं। इसी प्रकार आपको एग्जाम में समरी लिखना है। लिखा हुआ है पहला पॉइंट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ नेचर पोएम। जी हाँ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नेचर पोएम है। अगला पॉइंट, इट हैज बीन कंपोज्ड बाय W.H. Auden। इसे W.H. Auden ने कंपोज किया है, रचा है। ही वाज अ पॉलिटिकल पोएट, वह राजनीतिक कवि थे। पोएट्री वाज अ सीरियस गेम फॉर हिम। कविता इसके लिए गंभीर खेल हुआ करता था। W.H. Auden के लिए कविता एक गंभीर खेल हुआ करता था। इसे लव पोएम या रोमांटिक पोएम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ लेगा पोएट्री वाज अ सीरियस गेम फॉर डैश, तो हो जाएगा W.H. Auden। अगला, ही वाज बोर्न इन 1907 इन इंग्लैंड एंड डाइड इन 1973। इसका जन्म 1939 में इंग्लैंड में हुआ, इसका जन्म 1907 में इंग्लैंड में हुआ और मृत्यु 1973 में हुई। अगला, ही लेफ्ट इंग्लैंड इन 1939 एंड परमानेंटली सेटल्ड इन अमेरिका। इन्होंने 1939 में इंग्लैंड को छोड़ दिया और परमानेंटली सेटल हो गए अमेरिका में।
अगला, ही हैज रिटन मेनी पोएम्स, इन्होंने ढेर सारा कविताएं लिखा। आपका अगला पैराग्राफ में है, इन दिस पोएम द पोएट टेल्स द फ्रस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ्स इन विच ही लिव्स एंड डाइज। लिखा हुआ इस कविता में कवि जो है मानव जीवन के तनाव को बताते हैं जिसमें इंसान जीता है और मर जाता है। He said leaves fall down from the trees in autumn season. उसका मानना है कि पतझड़ के मौसम में पेड़ों से पत्ते झड़ते हैं। And the trees become leafless, और जो पेड़ है वो पत्ताहीन हो जाता है। Same as we are growing day by day, उसी तरह हम लोग दिन ब दिन क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। And one day we will be old, और एक दिन हम लोग क्या हो जाएंगे, बुढ़ा जाएंगे। Now the leaves are falling fast, suggest us we are going towards death. Now the leaves are falling fast, ये जो कविता है ये हमें सजेस्ट करता है, बताता है कि हम लोग मृत्यु की ओर अग्रसर है, मृत्यु की ओर गतिशील है। डेथ इज आवर फाइनल डेस्टिनेशन, मृत्यु हमारा अंतिम लक्ष्य है। एवरीवन हैज टू डाई, हर किसी को मरना है। नोबडी विल रिमेन, कोई नहीं रहेगा। सो डोंट फियर फ्रॉम डेथ, इसलिए मृत्यु से डरना नहीं है, मृत्यु से डरना नहीं है। एंजॉय लाइफ टिल लास्ट ब्रीथ, अंतिम सांस तक जीवन को एंजॉय करना है। द पोएट सेज लव इज अ फॉल्स एटीट्यूड बिकॉज इन द केस ऑफ यम प्रोमिसेस आर नॉट फुलफिल्ड। मतलब कवि का मानना है कि प्रेम एक झूठी धारणाएं है, क्योंकि है ना यमराज के मामले में वादे पूरे नहीं होते। नहीं, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम लोग उसको वादा करते हैं। क्या वादा करते हैं? कि कोई मुसीबत तुम्हें छू नहीं सकती, कोई मुसीबत तुम्हें छू नहीं सकती, कोई मुसीबत तुम्हें छुए उससे पहले इस चट्टान का सामना करना होगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? यमराज आता है, बड़े आसानी से प्राण हरण करके चला जाता है, अइलवा मुंह ताकता रह जाता है। तो यमराज के मामले में प्रेम में वादे पूरे नहीं होते, इसलिए कवि का मानना है कि प्रेम एक झूठी धारणा है, एक झूठी दिलासा है। Finally, the poet says nothing is permanent in the world. Finally, कवि कहता है कि इस धरती में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सदा के लिए नहीं है। Everything is temporary, हर चीज टेम्पोररी है, क्षणभंगुर है। तो ये था आपका कविता का समरी। आइए इस कविता से संबंधित ऑब्जेक्टिव्स को भी हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट है W.H. Auden won Pulitzer Prize for the Age of Anxiety in Death। मतलब ये जो W.H. Auden है ना, इसको पुलित्जर प्राइज मिला था द एज ऑफ एनेक्सिटी किताब के लिए, रचना के लिए। कब? तो याद रखेंगे 1948 ईस्वी में। ठीक है। अगला पॉइंट है पोएट्री वाज अ सीरियस गेम फॉर डेथ। कविता किसके लिए गंभीर खेल हुआ करता था? ऑफ कोर्स W.H. Auden के लिए। किसके लिए? W.H. Auden। अगला पॉइंट है W.H. Auden लेफ्ट इंग्लैंड इन डेथ एंड परमानेंटली सेटल्ड इन अमेरिका। W.H. Auden ने इंग्लैंड छोड़ दिया और परमानेंटली सेटल्ड हो गया। इन कब? तो याद रखेंगे 1939 में। अगला पॉइंट है Auden's वर्क्स आर डिवाइडेड इनटू डेथ फेजेस। W.H. Auden की जो रचना है उसको कितने भागों में बांटा गया था? तो 2 फेजेस, 2 भागों में। एक कहलाता है आपका ब्रिटिश फेज। क्या कहलाएगा? ब्रिटिश फेज। और दूसरा कहलाएगा अमेरिकन फेज। W.H. Auden जो है जब तक इंग्लैंड में रहा, इंग्लैंड में लिखे वो ब्रिटिश फेज कहलाया। अमेरिका जाने के बाद जो भी चीज लिखा वो अमेरिकन फेज कहलाया। अगला पॉइंट डैश फ्रीज एक्टिव हैंड। चलता फिरता हाथ को कौन जमा देता है? चलता फिरता शरीर को ऑफ कोर्स डेथ, मृत्यु। तो याद रहे डेथ फ्रीज एक्टिव हैंड। डेथ जो है वो चलता फिरता हाथ को क्या कर देता है जी? जमा देता है। अगला पॉइंट है लास्ट डिस्ट्रेस मीन्स। लास्ट डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? तो लास्ट डिस्ट्रेस का मतलब होता है मृत्यु, अर्थात इसका मतलब होगा डेथ। अगला पॉइंट है डैश आर विक्ड एंड अगली क्रीचर्स इन स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजी। तो कौन सा दुष्ट और कुरूप प्राणी है जिसकी चर्चा स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजी में हुआ है? ट्रोल्स। ट्रोल्स के बारे में अच्छे से समझिए। ट्रोल्स एक दुष्ट और कुरूप प्राणी है। नहीं, दुष्ट और कुरूप प्राणी है जिसका चर्चा स्कैंडिनेवियन धार्मिक शास्त्र में है। जैसे हिंदू धार्मिक शास्त्र रामायण में चर्चा है जटायु का। तो जटायु एक अच्छा पक्षी था, लेकिन ट्रोल्स जो है कुरूप प्राणी है, दुष्ट प्राणी है, इसकी चर्चा स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजी में है। तो ट्रोल्स के बारे में याद रखेंगे
एक एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी, व्हाट आर द ट्रोल्स, ट्रोल्स है क्या, तो लिखेंगे ट्रोल्स आर विक्ड एंड अगली क्रीचर्स इन स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजी। अगला प्रश्न है डैश आर ट्रेवलर्स, किसको यात्रीगण कहा गया, याद रखिएगा यंग पर्सन, यंग पर्सन, जवान लोग। देखिए जो बच्चा है वो अभी अभी ट्रेन में चढ़ ही रहा है, और जो बूढ़ा है वो स्टेशन के करीब, मतलब अंतिम स्टेशन के करीब पहुंचा हुआ है, और जो जवान लोग हैं वो सफर का आनंद ले रहा है। तो याद रहे यंग पर्सन आर ट्रेवलर्स, याद रखेंगे। अगला विस्परिंग नेबर्स मीन, विस्परिंग नेबर का मतलब क्या होता है, विस्परिंग नेबर का मतलब होता है यमराज, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे हम लोग द मैसेंजर ऑफ डेथ, मृत्यु का खबरी, या इसी को दूसरे शब्दों में बोलेंगे यम। चलिए अगला पॉइंट है द थीम ऑफ नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। आपने जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कविता पढ़ा, इसका मुद्दा क्या था, तो याद रहे मानव जीवन में मृत्यु को लेकर जो तनाव है, तो बोलेंगे फ्रस्ट्रेशन इन ह्यूमन लाइफ, फ्रस्ट्रेशन इन ह्यूमन लाइफ। तो फ्रस्ट्रेशन इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन के तनाव के बारे में इसमें बात हुई है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। वीडियो को अच्छे से देखना है, स्किप करके नहीं देखना है। अगर स्किप करके देखे हैं तो दोबारा फिर से अच्छे से देखिए, और देखने के बाद एक एक चीज को नोट कीजिए, और नोट करने के बाद आपको करना क्या है, तो नोट करने के बाद उसको याद कर लेना है। जी हाँ, आप ये क्रैश कोर्स है, हम पढ़ाते जाते हैं, आप याद करते जाइए, देखिए रिजल्ट कितना अच्छा आएगा। बने रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट